गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 576 पर आज ये यूपी पीसीएस के लिए प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 576 तक पहुँच सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक और नया टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं प्रश्नों की। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक राष्ट्रीय मुहिम है राष्ट्रीय गरिमा अभियान। राष्ट्रीय गरिमा अभियान किससे संबंधित है, ये बताइए। मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मैला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वासन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, राष्ट्रीय गरिमा अभियान मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मैला ढोने वाले कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए चलाई गई एक राष्ट्रीय मुहिम है। मैला ढोने की प्रथा के पूर्ण समापन हेतु 30 नवंबर सन 2012 को भोपाल से 60 दिवसीय मेला मुक्ति यात्रा का आयोजन भी किया गया था। ठीक है, जिसमें 18 राज्यों के 200 जिलों को जागरूकता यात्रा आयोजित हुई थी। 18 राज्यों के 200 जिलों में जागरूकता यात्रा जो है वो आयोजित हुई थी। मैला ढोने वाले रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम 2013 के द्वारा यह पूर्णतः निषिद्ध है। ठीक है, मैला ढोना या जबरन मैला ढुलवाना किसी से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है संवैधानिक सुधारों से, गंगा कार्य योजना से, नदी, ठीक है, नदियों के जोड़ने से, या पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। गाडगिल समिति रिपोर्ट और के कस्तूरी रंगन समिति की जो रिपोर्ट है वो संबंधित है पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। ठीक है, वेस्टर्न घाट के कंजर्वेशन से। तो गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट का संबंध जो है पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी संरक्षण से है। देखिए, गाडगिल समिति के अध्यक्ष थे माधव गाडगिल। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त सन 2011 को, और कस्तूरी रंगन समिति के अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 15 अप्रैल 2013 को प्रस्तुत की थी। पहले किसने प्रस्तुत की? माधव गाडगिल ने। उसके बाद 2 सालों के बाद के कस्तूरी रंगन ने। दोनों के दोनों वेस्टर्न घाट के संरक्षण से। सार्वजनिक निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्लोकन और परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था, बताइए। कौन था? बी केलकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, आम बजट वर्ष 2015-16 में घोषणा की गई थी कि बुनियादी ढांचे के विकास के सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर दोबारा विचार किया जाएगा और इसे मजबूत बनाया जाएगा। फलस्वरूप डॉक्टर विजय केलकर यानी वी केलकर की अध्यक्षता में बुनियादी ढांचे के विकास के पीपीपी मॉडल पर फिर से विचार करने तथा इसे मजबूत बनाने के लिए समिति का गठन किया गया था। ऐसे प्रश्न जो हैं यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, ना तो ये करंट में शामिल होते, कुछ इकोनॉमिक्स टाइप के होते हैं इस तरह के। ठीक है, 4 से 6 7 प्रश्न तक पूछ ले जाते हैं, जो कभी पूछे गए थे 8 से 10, ठीक है, साल पहले। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। जयंत पाटिल समिति संबंधित है किससे? जयंत पाटिल समिति का संबंध है अति अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों के विकास से। ठीक है, उन क्षेत्रों के विकास से जहां बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है। तो जयंत पाटिल समिति की स्थापना सूखे क्षेत्रों के विकास के लिए की गई थी और इस कार्य हेतु 25 वर्षीय भावी योजना तैयार करने के लिए यह उच्च शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी सूचकांक का संबंध है। रिपीटेड प्रश्न है, यूपीपीएससी कर चुकी है। किससे संबंधित है एबीसी सूचकांक? शिक्षा लगाकर गलत मत कर दीजिएगा। कृषि से भी संबंधित नहीं है, संचार से भी नहीं है, हेल्थ से है। ठीक है, स्वास्थ्य से। देखिए, भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी सूचकांक स्वास्थ्य से संबंधित है। एबीसी सूचकांक अर्थशास्त्रियों जयाद्रेज, रितिका खेड़ा और सुधा नारायण द्वारा विकसित एक सूचकांक है, जिसका अर्थ क्या है? शिशुओं और बालकों की उपलब्धियां सूचकांक। ठीक है, एबीसी का कुछ मतलब है यहाँ पर अचीवमेंट ऑफ बेबीज़ एंड चिल्ड्रन इंडेक्स। ठीक है,
इस सूचकांक के द्वारा उत्तरजीविता, टीकाकरण, पोषण और स्कूल जाने के 4 संकेतकों के औसत के आधार पर बच्चों के विकास का आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा के, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ठीक है, स्पर्धात्मक रिपोर्ट या प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूचकांक रेजिडेक्स किससे संबंधित है? रेजिडेक्स सूचकांक का संबंध किससे है? म्यूचुअल फंड कीमत से, या कीमत सूचकांक से, या भूमि कीमत से, या शेयर मार्केट से? भूमि कीमत से। देखिए, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जुलाई 2007 में सूचकांक रेजिडेक्स की शुरुआत की गई, जिसका कार्य रिहायशी आवास के क्षेत्र में मूल्यों के उतार चढ़ाव का रिकॉर्ड रखना था। शुरुआती तौर पर इसे 5 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभा में कितने संशोधनों से पारित हुआ था? कितने संशोधन हुए थे इसमें? 9 हुए थे। देखिए, भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभा में 9 संशोधनों से पारित हुआ था। इस विधेयक का पूरा नाम भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार विधेयक 2015 है। यह विधेयक लोकसभा में 24 फरवरी 2015 को प्रस्तुत हुआ और 10 मार्च 2015 को एक्ट बन गया, विधेयक बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार कीजिए। आयात एवं निर्यात अधिनियम 1947, खनन एवं खनिज विकास अधिनियम 1957, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, भारतीय वन अधिनियम 1927। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से अधिनियम देश में बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण की दृष्टि में महत्वपूर्ण है अथवा उस पर असर डालते हैं? बताइए, जैव विविधता की दृष्टि से कौन से अधिनियम महत्वपूर्ण है? भारतीय वन अधिनियम तो ये तो होना ही चाहिए 1927 का। केवल 4 ऑप्शन है क्या? नहीं, केवल 4 तो नहीं है, लेकिन 4 अधिकतम में है, तो 4 के होने की संभावना सर्वाधिक है। ठीक है, इसमें नहीं है तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 भी है, भारतीय वन अधिनियम 1927 भी है। 3-4 हो गया, ऑप्शन में नहीं है 3-4। खनन एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 भी हो जाएगा और आयात एवं निर्यात अधिनियम 1947 भी हो जाएगा। तो ये सारे के सारे हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। देखिए, जैव विविधता की दृष्टि से भारत में कुल 12 प्रमुख अधिनियमों को जाना जाता है, जो इस प्रकार हैं। मत्स्य अधिनियम 1897, खतरनाक कीट की पिस्सू अधिनियम 1914, भारतीय वन अधिनियम 1927, कृषि उत्पाद अधिनियम 1937, भारतीय कहवा अधिनियम 1942, आयात और निर्यात अधिनियम 1947 और रबर अधिनियम 1947। ठीक है, चाय अधिनियम 1953, खनन एवं खनिज विकास अधिनियम 1957, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और इलायची अधिनियम 1965। ठीक है, उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? बताइए, 4 में से एक है, क्या है? उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय समुदायों से जोड़ना, जिसमें समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। ऑप्शन नंबर बी। तो उन्नत भारत अभियान का संबंध ग्रामीण विकास से है। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों को ग्रामीण विकास की चुनौतियों को दूर करने की रणनीति बनाई गई है। ठीक है, मानव संपत्ति विकास मंत्रालय के बीच एक समझौता भी किया गया है और इस रणनीति से उच्च शिक्षण संस्थानों की सहभागिता से विकास योजनाओं की दक्षता में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। ऊर्जा गंगा परियोजना से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? यह एक गैस पाइपलाइन परियोजना है। इसे अक्टूबर 2016 में शुरू किया गया था। यह ईरान से भारत तक फैली है। बताइए कौन सा करेक्ट है?
ऊर्जा गंगा परियोजना जो एक गैस पाइपलाइन परियोजना है 2016 में अक्टूबर में शुरू की गई थी। देखिए ऊर्जा गंगा परियोजना है ये यूपी वाली। दो ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अक्टूबर सन 2016 को वाराणसी में ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ किया गया था। इस परियोजना के अंतर्गत 2540 किलोमीटर की जगदीशपुर हल्दिया एवं बोकारो धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तापी नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। हरियाली कार्यक्रम का संबंध किससे है? हरियाली कार्यक्रम का संबंध ग्रामीण पर्यावरण संरक्षण से नहीं है, पशुओं हेतु हरे चारे की व्यवस्था से भी नहीं है, ग्रामीण आपूर्ति श्रृंखला हेतु निजी प्रयास से भी नहीं है, जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम के समर्थन से है। सी। देखिए हरियाली कार्यक्रम का संबंध जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम विकास मंत्रालय के एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के तहत आता है, जिसमें विभिन्न स्रोतों से, ठीक है, अलग अलग स्रोतों से प्राप्त पानी को रोकने और हरियाली बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत बरसाती पानी के बचाव के लिए गांव के बाहर तालाब खुदवाने का कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत में सबसे अधिक सूती वस्त्र निम्नलिखित में से किस सेक्टर में तैयार किए जाते हैं? बताइए। मिल सेक्टर, हैंडलूम, पावरलूम या होजरी? होजरी नहीं, हैंडलूम नहीं, पावरलूम हाँ। देखिए भारत में सबसे अधिक सूती वस्त्र पावरलूम सेक्टर में तैयार किए जाते हैं। इस सेक्टर में देश के कुल कपड़ा उत्पादन में 60% से अधिक का योगदान है। ठीक है, इसके बाद होजरी सेक्टर का स्थान आता है और तीसरे नंबर पर है हैंडलूम सेक्टर और चौथा है मिल सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत में प्रथम विश्वविद्यालय, वस्त्र विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत में पहला वस्त्र विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा गुजरात में। तो देखिए भारत के प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय को गुजरात के सूरत में स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य तकनीकी शोध एवं विकास तथा कुशल कारीगरों सहित सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराना है। ठीक है, देखिए इस विश्वविद्यालय में वस्त्र तकनीकी नवीनतम तकनीकी की पढ़ाई के साथ साथ कपड़े की गुणवत्ता और डिज़ाइन बेहतर बनाने के साथ साथ जीवाणु रहित और बॉडी फ्रेंडली कपड़ों पर शोध होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न है वेब पोर्टल डेकनेट किससे संबंधित है? डेकनेट ई एग्रीकल्चर से। ई एग्रीकल्चर, देखिए वेब पोर्टल डेकनेट ई एग्रीकल्चर से संबंधित है। कृषि एवं सहकारिता विभाग की यह नई ई गवर्नेंस परियोजना है, जिसे कृषि ऑनलाइन की सुविधा के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी द्वारा चलाया जा रहा है। डेकनेट ई एग्रीकल्चर। तो 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद।